राना साहब, ये जब से ये माहौल बना और जंग भी हुई हमने देखा, उसके बाद से मुख्तलिफ किस्म की खबरें आती रही और आजकल जो मार्केट में बड़ी खबर है कि खान साहब को भी ब्रीफिंग दी गई जेल में। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को कोई ब्रीफिंग दी गई होगी? कोई हालात आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ दोस्त तो ये कह रहे हैं कि बस अगले महीने जो है खान साहब ने रिहा हो जाना है। ये नहीं कहा जा रहा कि शायद रिहा करने के साथ साथ उनको कोई ईदी वगैरह भी दी जाएगी। रिहाई की तो वो ऐसे खबरें दे रहे हैं कि जैसे बिल्कुल यकीनी है। आपको भी ऐसा ही लगता है? वो जिन्होंने रिहा करना है उन्होंने तो 5-7 बैल भी जो है वहाँ बनी गाला बांध दिए ताकि वो आके कुर्बानी दे दें, और उनको तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो वो वहाँ ईदी के लिफाफे भी रख दें बांटने के लिए। जब भी पीटीआई कहीं कोई मूव करने लगती है कि जी को हम एहतजाज करने जा रहे हैं या कुछ ऐसा, तो इस तरह की खबरें बेतहाशा चलनी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं किन किन की चिड़िया उड़ के आती हैं और उन्हें कान में बता देती हैं कि जब तो ऐसे होने लगा है। सो मैं तो इन बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। हाँ, ये बात सही है कि इस जंग के अंदर पाक फौज के बाद अगर कोई बेनिफिशरी है पाकिस्तान में तो वो इमरान खान है। और इमरान खान के 3 ट्वीट्स ने और उनके सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह का बिहेव किया, उन्होंने अंदाज़ा ही नहीं हो रहा मुखालफिन को कि उन्होंने किस खूबसूरती से उनके ऊपर जो ये एक लग रहा था ना एंटी स्टेट टकराव का ये वो सारा कुछ उड़ा के फेंक दिया। और फिर दूसरी तरफ से वैसे ही बल्ले बल्ले हो गई उनकी खामोशी ने और मामले को किसी और तरफ ले गए। सो मैं ये समझता हूँ कि कोई अभी फ़िलहाल ऐसी को मुझे तो दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा। एक चांस था अगर हुकूमत सियासी इस्तेहकाम के हक़ में होती तो जो पेरोल के ऊपर एक मामला था उसमें कहीं कोई गुंजाइश पैदा की जा सकती थी, लेकिन आज वो उन्होंने भी, बाबा जी ने भी कह दिया कि जी हम तो सख्त मुखालिफ हैं पेरोल के ऊपर इमरान खान की रिहाई के, तो इसका मतलब है ये वाला मामला भी ख़त्म हो गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चुटकी बजाएगा और सारे मामला सीधे हो जाएंगे और खान साहब ईद से पहले घर चले जाएंगे। सो मुझे कहीं भी ऐसे कोई आसार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। वैसे तो पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, यहाँ पे कोई अभी हाफिज़ साहब कह रहे थे कि पीटीआई को लीगली और मार खानी पड़ी, तो मैं सोच रहा था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था वो भी मेरे ख्याल पीटीआई की लीगल एक नाकामी थी, या सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि पीटीआई एक सियासी जमात है और इसका जो बल्ला छीना गया वो गलत था, वो भी उसकी शायद लीगली एक नाकामी थी। या जो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाकायदा रिटर्न ऑर्डर देती है कि ये बंदे जाके मिल सकते हैं, और अडयाला जेल का एक ग्रेड 16-17 का आदमी जो है उन्हें उठा के ऐसे फेंक देता, तो वो भी पीटीआई की लीगल नाकामी थी। या जो स्पीकर जो हैं वो जब प्रोडक्शन आर्डर देते हैं और वो उठा के बाहर फेंक देता, वो भी पीटीआई की लीगल नाकामी थी। तो सारी नाकामियाँ ही पीटीआई पा दो, क्योंकि सारे कीड़े ही होते इन्हें जिस दिन से अदम एतमाद हुई और आज तक पाकिस्तान में आइन का, कानून का ही तो बोलबाला है, और इसकी सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई है। अदरवाइज तो पाकिस्तान का आइन जो है वो सवा नेज़े के ऊपर चमक रहा है, और उसमें 17वीं तरमीम ने तो और रंग लगा दिए हैं, बल्कि वो तो अब आइन के गिर्द और सुप्रीम कोर्ट के गिर्द कहती फिर रही है मौला पागला ही रखे, तो अल्लाह जोड़ियाँ सलामत रखे। मैं तो यही कह सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल, बड़ा आपने मुनासिब इस पर तजिया किया कि आइन तो हमें नजर ही उस अदम एतमाद के बाद आ रहा है। एसआर राना साहब, ये मखसूस नशिस्तें जो हैं, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात करें, वहां पे जनरल सीटें कम हैं जेयूआईएफ की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, और उनको जो रिजर्व सीटें दी गई वो उससे ज्यादा थी। मतलब कि जो तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें थीं वो भी उनके दरमियान बांट दी गई। तो आपको लगता है कि ये सियासी एतबार से कोई सेंस बनाती है ये चीज के रिजर्व सीटें जो हैं वो जनरल नशिस्तों से ज्यादा हो जाएं? वो एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, हाफिज साहब भी बैठे हैं, फैसल भाई भी बैठे हैं। वो कहते हैं जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। तो भाई शुक्र करें कि वो जो केपीके की जनरल सीट है वो भी उनके पास रह गई, नहीं तो कानून और आइन में बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है कि आप किसी भी सियासी जमात को जब चाहे तल दें, कुचल दें। तो ये तो शुक्र है कि वहाँ पे ये उनकी सीटें बच गई, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो 26वीं तरमीम पाकिस्तान के ऊपर एक रहमत की तरह बरसी और उसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जैसे लोगों को उठा के साइड पे रखा गया कि यार ये हमें रास्ते की दीवारें इनको साइड पे कर दें ताकि आइन स्मूथली चलता रहे। उसके बाद फिर आइन बहुत स्मूथली चल रहा है, बल्कि अब तक चल रहा है। अच्छा, अब आपके तो दोनों पार्टिसिपेंट जो हैं भाई वो वकील हैं और तगड़े वकील हैं,
मेरी तो किसी ने जमानत भी नहीं करानी। जो मैं कहता क्या है अभी चलें, मैं रेडी वाले से पूछवाता हूँ, वो बता देगा कि फैसला क्या आना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब चीफ जस्टिस ने तारीख दी थी ना इंतखाबात की, और उसके बाद सब ने आके उन्हें कहा था कि भाई ना तुसी ज़्यादा गल्ला ना करो, बह जाओ, जेड़ा ਤੁਹਾਡੇ बाद बंदा आना है ना असी ओदी माननी है। तो उससे समझ आ जानी चाहिए थी कि हम ये जो सारा ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कैसे डिज़ाइन हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। और अदम एतमाद के बाद अगर कोई ये समझता था कि कोई वो अदालती जंग जीत सकता है या आइन के तहत जीत सकता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो इस तरह की अभी भी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। तो मैं तो आपको एडवांस में बता रहा हूँ, जैसे मैच का नतीजा पहले बता देते हैं, बुक की है, मैं भी एक छोटी सी बुक खोल के बैठा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पीटीआई के कोई नशिस्तें मिलनी होती तो ये फैसला बहुत पहले मान लिया जाता। उसमें इफ एंड बट्स बार बार अच्छा ये समझा दें, अच्छा भाई ये बताएं कि ये बात कैसे होगी, अच्छा ये बताएं। केस की समाप्त तो इस बात पे होनी चाहिए थी कि अब तक इस फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ, फैसला सही था या सही था वो गलत था, ये रिव्यू पिटीशन में तय होता। लेकिन असल सवाल तो यह था कि फैसला हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उस पर अमल होना जरूरी था। ये तो बाद की बात है रिव्यू पिटीशन में कि ये वो फैसला सही है या गलत है, ये बाद की बात है। असल तो इस पे बहस करें कि अभी तक इस पे अमल क्यों नहीं हो सका भाई, आप बाद में बात चीजें करें। तो मैं तो ये समझता हूं कि 26वीं तरमीम के एक जो हम पे ब्लेसिंग उतरी उसके बाद आप इस तरह के एक फैसले की बात कर रहे हैं। अभी तो लाइन में पता नहीं कितने फैसले लगे हुए जो ऐसे ही होते चले जाएंगे। राणा साहब, ये जो सारा ऑपरेशन हुआ, अब सफारती महाज पे भी मुकदमा पेश करना है, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। इस सारे ऑपरेशन में हुकूमत की कारकर्दगी भी बड़ी मुतासिर कुन रही। मियाँ साहब भी सुना कि 2 दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे, और हमारे जो वजीर आजम है वो तो इतने रिलैक्स थे कि स्विमिंग कर रहे थे वो जब उन्होंने जिस वक्त फायरबंदी वगैरह की। तो आप कैसे देखते हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस यहाँ पे? अच्छा, मैं तो ईमानदारी की बात है, जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने खुद वज़ीर आज़म ने बताया कि मुझे उन्हें फ़ोन आया और फिर मैंने कहा कि कर दें, तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई चूँकि एक हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो ये वज़ीर आज़म को कॉल आएगी और वज़ीर आज़म डिसीजन लेंगे। लेकिन ठीक है, कमांड चूँकि उस टाइम आर्मी चीफ के पास थी तो उनको फ़ोन आया, उन्होंने ही डिसीजन लिया ना, वज़ीर आज़म ने ही डिसीजन लिया कि फायरबंदी कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करें, तो क्या कहते हैं डिसीजन तो फिर चले। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं जो बात पहले कह रहा था कि जो आपने कहा ना कि अवाम पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम दिल से अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीटीआई के करैक्टर ने इस जंग के अंदर एक नई नफ्सियात दी। वो जो थोड़ा बहुत एलिमेंट लोगों के अंदर कहीं कोई थे ना, ग्रीवेंसेस ये वो सब ख़त्म करके रख दिए। और हमने सोशल मीडिया के मुहाज के ऊपर पीटीआई ने इंडिया को, जो हुकूमत नहीं जवाब दे सकती थी, उनमें इतनी सख्त नहीं थी, पीटीआई के लोगों ने उस पर इंडिया के जो नैरेटिव था सोशल मीडिया का उसको डील किया, बल्कि उन्हें वहाँ शिकस्त दी और हराया। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अब जो मर्जी कहती रहे कि गुड्डी मैं फड़ी सी, लेकिन असल टांगा जिसका ऊंचा होता है ना, गुड्डी उसी ने पकड़नी होती है, जिन्होंने पकड़ी उनका सबको पता है। और ये मैं सब एक जुमला कहूँगा, ये शीशी थ्रो का आप बता रहे थे, 66 ममालिक में उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी है सिफारती, और पिछले 40-50 साल से वो सिफारती उसमें हैं। और उसके बाद उनका जो नावल था ना, जो बड़ा मशहूर द ग्रैंड इंडिया, वो अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का लेवल जो है वो जहानत का क्या है। एक तरफ आप बिलावल को उनके मुकाबले पे खड़ा कर रहे हैं, जहाज़ों में फिर पहले जब वो वजीर खारजा थे पाकिस्तान ने एक अरसे बाद सियासी तन्हाई इतनी देखी थी, और उनको आप भेज रहे हैं, यार को खुदा का खौफ करे, को थोड़ा सा किसी मामले में सीरियस हो जाए। मैं किसी लाग लपेट के, शाह महमूद कुरैशी एक ऐसा आदमी है पाकिस्तान में जो शीशी थ्रो का मुकाबला कर सकता है, उसमें वो तमाम पोटेंशियल मौजूद है जो एक डिप्लोमेट में होनी चाहिए। आपने उसको दिल का मरीज बना के बेड के ऊपर फेंका हुआ है, हथकड़ी लगा के। यार ठीक है, मौके पे वो अपने सबसे बड़े मुखालिफ को लेके जो है पूरी दुनिया फिरने जा रहे हैं। हमने सबको अंदर जेल में डाला हुआ है, और फिर हम कहते हैं जी बस सियासी इस्तेकाम आ जाए, मर्जी है तो अड़ी जाए ना, उसी की। ठीक है।